हेलो दोस्तों, टेक्निकल पुर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट 8। इसमें हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पिछली वीडियो में पूछा गया था, वह रेजिस्टेंस जिसे किसी एंटीना के लिए प्रतिस्थापित करने पर उतनी ही पावर की खपत होती है जितनी की पावर एंटीना रेडिएट करता है, कहलाता है। ऑप्शन है सिग्नल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी लोड रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी रेडिएशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी सोर्स रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर है वह क्या कहलाता है, रेडिएशन रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 176। फ्रिक्वेंसी तथा वेलोसिटी के पदों यानी टर्म्स में हर्ट्ज एंटीना या डाइपोल एंटीना की लंबाई निम्नलिखित व्यंजक से व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए L=V/2f, ऑप्शन बी L=V/f, ऑप्शन सी L=V/f, ऑप्शन डी L=2v/f। तो जैसा कि हम जानते हैं एंटीना की लंबाई होती है λ/2। लैम्बडा की वैल्यू होती है λ/v/f। अब लैम्बडा का मान रखेंगे एंटीना की लंबाई में, तो हो जाएगा आपका v/f/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, v को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और f को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका हो जाएगा v/2f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए L=V/2f। अगला क्वेश्चन देखते हैं 177। टेलीस्कोपिक एंटीना उपयोग होता है। ऑप्शन ए मूवेबल रिसीवर के साथ, ऑप्शन बी मूवेबल ट्रांसमीटर के साथ, ऑप्शन सी वॉकी टॉकी के साथ, ऑप्शन डी इन सभी के साथ। टेलीस्कोपिक एंटीना कुछ इस प्रकार का होता है, देख पा रहे हो आप। ये किस में उपयोग होता है, रेडियो में, वॉकी टॉकी में, और ये सभी मूवेबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 178। किसी ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमीटर के साथ प्रयुक्त पोषक यानी फीडर होता है। ऑप्शन ए सिंगल कंडक्टर प्रकार का, ऑप्शन बी ओपन पैरेलल कंडक्टर प्रकार का, ऑप्शन सी कोएक्सियल प्रकार का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहले फीडर क्या होता है वो देखते हैं। फीडर होता है ये एंटीना और रिसीवर तक का जो पार्ट होता है उसे फीडर कहते हैं। और ये किससे पूरा होता है, ये फीडर केबल से। इसे फीडर केबल भी कहा जाता है, वैसे कोएक्सियल केबल भी कहा जाता है। कोएक्सियल केबल कुछ इस प्रकार की होती है, देख पा रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोएक्सियल प्रकार का होता है फीडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 179। निम्नलिखित कथन में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए एंटीना लो पास फिल्टर की भांति कार्य करता है, ऑप्शन बी साइड लोब मेन लोब से लगा हुआ होता है, ऑप्शन सी ग्राउंड को डायरेक्ट वेव भी कहा जाता है, ऑप्शन डी विजुअल लाइन में ट्रांसमीटर एंटीना रिसीवर एंटीना से बड़ा होता है। देखिए ये एक रेडिएशन पैटर्न दिखाया गया है। तो इसमें देख पा रहे हो आप, ये मेन लोब है और ये साइड लोब, और ये साइड लोब मेन लोब से लगा हुआ है। और ऑप्शन सी था ग्राउंड वेव को डायरेक्ट वेव भी कहा जाता है। तो ग्राउंड वेव को क्या कहा जाता है, ग्राउंड वेव को सरफेस वेव या मीडियम वेव कहा जाता है, ना कि डायरेक्ट वेव कहा जाता है। तो ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत है। विजुअल लाइन में ट्रांसमीटर एंटीना रिसीवर से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साइड लोब मेन लोब से लगा हुआ होता है, देख पा रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन 180। दिए गए पिक्चर में वाई रेडिएशन पैटर्न के किस भाग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए मेन लोब या बिग लोब, ऑप्शन बी बैक लोब, ऑप्शन सी स्मॉल लोब, ऑप्शन डी साइड लोब। तो पिक्चर में देख पा रहे हो आप, ये मेन लोब है और ये इसके साइड लोब हैं। ये छोटे छोटे जो हैं उसके पीछे ये बैक लोब होता है। तो वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है, साइड लोब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
साइड लोब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 181। पिक्चर में किस प्रकार का रेडिएशन पैटर्न दिखाया गया है? ऑप्शन ए यागी हुडा, ऑप्शन बी डाइपोल, ऑप्शन सी पैराबोलिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए ये रेडिएशन पैटर्न यागी हुडा एंटीना का है, ये वाला रेडिएशन पैटर्न डाइपोल एंटीना का है, और ये आपका पैराबोलिक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। तो ये किससे मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है यागी हुडा एंटीना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 182। रिसीविंग एंटीना में नॉइस का लेवल यदि हाई होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी डैश होगी। ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रिसीविंग एंटीना में नॉइस का लेवल यदि हाई होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, इसलिए रिसीवर एंटीना में नॉइस को हटाने के लिए लो पास फिल्टर लगा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए लो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन 183। ये देख पा रहे हैं आप, ये इसमें एक लो पास फिल्टर लगा हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि डी एम्फेसिस सर्किट में कौन सा फिल्टर लगा होता है? तो इसमें लो पास फिल्टर लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 183। सिग्नल के उत्तम ट्रांसमिशन के लिए एक सिंपल एंटीना की फ्री स्पेस में लंबाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए लैम्बडा, ऑप्शन बी λ/2, ऑप्शन सी λ/3, ऑप्शन डी λ/4। तो देखिए उत्तम ट्रांसमिशन यानी गुड सिग्नल ट्रांसमिशन कब होता है? जब एंटीना की लंबाई कम हो और ट्रांसमिशन की रेंज अधिक हो। तो उसको समझते हैं। मान लीजिए हमें 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करना है। तो λ/4 के लिए एंटीना की लंबाई, तो लैम्बडा का मान पहले निकालेंगे। लैम्बडा का मान निकालेंगे वेलोसिटी अपॉन में फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 3 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा आपका लैम्बडा का मान 100 मीटर, अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 50 मीटर। तो λ/2 के लिए 50 मीटर है। इसी प्रकार λ/4 के लिए 25 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार λ/4 लंबाई से अधिक मान की फ्रिक्वेंसी को अधिक दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे लैम्बडा का मान बढ़ेगा यानी एंटीना का लंबाई बढ़ेगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है, इसलिए एंटीना को छोटा रखा जाता है अधिक दूरी तक ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी λ/4। अगला क्वेश्चन 184। किसी एंटीना का इफेक्टिव एरिया का अनुपात रेशियो होता है। ऑप्शन ए पावर तथा पावर घनत्व यानी डेंसिटी का, ऑप्शन बी पावर तथा इम्पीडेंस का, ऑप्शन सी गेन तथा पावर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इफेक्टिव एरिया क्या होता है? इफेक्टिव एरिया या इफेक्टिव एपरेचर ये हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में। इसका फॉर्मूला होता है ये AE = पावर रिसीविंग अपॉन पावर एवरेज। पावर रिसीविंग यानी लोड को रिसीव हुई पावर, और पावर एवरेज यानी रिसीविंग एंटीना पर टाइम एवरेज पावर घनत्व यानी डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर तथा पावर घनत्व का रेशियो होता है इफेक्टिव एरिया। अगला क्वेश्चन 185। एंटीना गेन तथा डायरेक्टिविटी के समीकरण G = KD में K क्या है? ऑप्शन ए पावर घटक है, ऑप्शन बी एफिशिएंसी घटक है, ऑप्शन सी ऊर्जा घटक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए G = KD में G क्या है? एंटीना गेन है, K क्या है? एफिशिएंसी फैक्टर, और D डायरेक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K पूछा गया है, K है आपका एफिशिएंसी
फैक्टर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 186, वोल्टेज के पद यानी टर्म्स में एंटीना गेन का 4 गुना मान डीबी में कितना होता है? ऑप्शन ए 4 dB, ऑप्शन बी 1/4 dB, ऑप्शन सी 8 dB, ऑप्शन सी 8 dB, ऑप्शन डी 12 dB। तो देखिए वोल्टेज के टर्म्स में dB निकालने का फॉर्मूला होता है dV इक्वल टू 20 log ब्रैकेट में V1/V2। तो इसको अगर हम 4 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 dB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 187, पिक्चर में किस प्रकार का एंटीना दिखाया गया है? ऑप्शन ए यागी उडा एंटीना, ऑप्शन बी डाइपोल एंटीना, ऑप्शन सी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देख पा रहे हो, ये एक डिश एंटीना या पैराबोलिक एंटीना का डायग्राम है। इसमें ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और ये LNB जिस पे रेडियो वेव रिसीव हो रही है। रिफ्लेक्टर से टकराकर ये LNB पर वेव जा रही है। तो किसको दिखा रहा है? ये है एक प्रकार का रिफ्लेक्टर यानी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 188, पिक्चर में किस प्रकार का एंटीना दिखाया गया है? ऑप्शन ए यागी उडा, ऑप्शन बी डाइपोल, ऑप्शन सी हॉर्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का एंटीना है? हॉर्न प्रकार का एंटीना है। इसमें एक पीछे ये वेवगार्ड लगा हुआ होता है, ये मेटल हॉर्न होता है आगे। अगला क्वेश्चन 189, हॉर्न एंटीना कितनी फ्रिक्वेंसी के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 60 मेगाहर्ट्ज तथा इससे अधिक फ्रिक्वेंसी के लिए, ऑप्शन बी 600 मेगाहर्ट्ज तथा इससे अधिक फ्रिक्वेंसी के लिए, ऑप्शन सी 6000 मेगाहर्ट्ज तथा इससे अधिक फ्रिक्वेंसी के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हॉर्न एंटीना को माइक्रोवेव एंटीना भी कहते हैं। हॉर्न एंटीना की ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी रेंज लगभग 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज यानी 3000 मेगाहर्ट्ज है। यह एंटीना UHF और SHF फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है। तो ये रेंज किसके अंडर आ रही है? ये आ रही है आपकी 600 मेगाहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 190, लिस्ट 1 में दिए गए एंटीना के प्रकार को लिस्ट 2 में दिए गए उनके प्रयोगों से मिलान कीजिए। देखिए पहला दिया गया है यागी उडा एंटीना। यागी उडा एंटीना कुछ इस प्रकार का होता है, देख पा रहे हैं आप। यागी उडा एंटीना इस एंटीना को बीम एंटीना या पैरासिटिक एरे भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? टीवी सिग्नल रिसेप्शन में। अगला है हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना हम देख चुके हैं, इस प्रकार का होता है। हॉर्न एंटीना या माइक्रोवेव हॉर्न एंटीना 300 मेगाहर्ट्ज से ऊपर UHF और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर एंटीना के रूप में हॉर्न का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग फीड एंटीना के रूप में किया जाता है, जिसे फीड हॉर्न कहा जाता है। इसके अन्य प्रयोग हैं एस्ट्रोनॉमिकल अध्ययन में, माइक्रोवेव अनुप्रयोगों में, पैराबोलिक रिफ्लेक्ट के रूप में, रिफ्लेक्ट के लिए फीड में और शॉर्ट रेंज रडार में। अगला है डाइपोल एंटीना। डाइपोल एंटीना इस प्रकार के एंटीना को हाफ वेव डाइपोल एंटीना कहा जाता है। इसे हर्ट्ज एंटीना के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग होता है रेडियो रिसीवर में, टेलीविज़न रिसीवर में, FM बैंड ट्रांसमिशन में। अगला है पैराबोलिक एंटीना, इसको डिश एंटीना भी कहते हैं। इसका उपयोग होता है डायरेक्ट
ब्रॉडकास्ट टीवी में, माइक्रोवेव लिंक में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 191। पिक्चर में किस प्रकार की वेव को दिखाया गया है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वेव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैग्नेटिक वेव कुछ इस प्रकार की होती है, देख पा रहे हो। इसमें मैग्नेट में दो सिरे होते हैं एन और एस। एन से वेव निकलकर एस की ओर जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता है। अगला है इलेक्ट्रिक वेव कुछ इस प्रकार की होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी बदलती रहती है। अगली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डायरेक्शन होती है। तो किसको प्रदर्शित कर रही है? ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 192। UHF बैंड की फ्रिक्वेंसी का प्रोपोगेशन डैश होता है, ग्राउंड वेव के द्वारा, ऑप्शन बी स्काई वेव के द्वारा, ऑप्शन सी स्पेस वेव के द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए ग्राउंड वेव को सरफेस वेव या मीडियम वेव भी कहा जाता है। 300 से 3 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। डायरेक्ट वेव या स्पेस वेव, इसे लाइन ऑफ साइड वेव या स्पेस वेव भी कहा जाता है। इसे 30 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज UHF बैंड एंड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। अगला है स्काई वेव को आइनोस्फीयर वेव या शॉर्ट वेव भी कहते हैं। स्काई वेव प्रसार को स्किप के रूप में भी जाना जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेस वेव को लाइन ऑफ साइड वेव भी कहा जाता है, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है। उसे डायरेक्ट वेव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 193। स्किप दूरी निर्भर करती है, ऑप्शन ए आयनमंडल लेयर की क्रांतिक फ्रिक्वेंसी पर यानी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पर, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन की फ्रिक्वेंसी पर, ऑप्शन सी लेयर की ऊंचाई पर, ऑप्शन डी ये सभी। तो पहले समझते हैं स्किप दूरी क्या होती है। स्किप डिस्टेंस को पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम यानी मिनिमम दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह फ्रिक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी और ऊंचाई जैसे विभिन्न कारकों फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी पर निर्भर करता है। ये देख पा रहे हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्किप डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन है 194। साइलेंट जोन का मान डैश रखने के लिए ही शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग में दिन की अपेक्षा रात में कम फ्रिक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ऑप्शन ए हाई, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी मीडियम। तो देखिए पहले समझते हैं स्किप जोन क्या होता है। स्किप जोन, जिसे साइलेंट जोन या डेड जोन भी कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां रेडियो प्रसारण प्राप्त नहीं किया जा सकता। रात में साइलेंट जोन का मान बढ़ जाता है, इसलिए साइलेंट जोन का मान मिनिमम रखने के लिए ही शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग में दिन की अपेक्षा रात में कम फ्रिक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये आप देख पा रहे हो, ये जो येलो वाला पार्ट है ये स्किप जोन है, यहाँ पर प्रसारण प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिमम रखा जाता है साइलेंट जोन का मान। अगला क्वेश्चन है 195।
फेडिंग का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए आयन मंडल के डेंसिटी में परिवर्तन, ऑप्शन बी ट्रांसमिट किए गए सिग्नल की तीव्रता में परिवर्तन, ऑप्शन सी ट्रांसमिट किए गए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए पहले समझते हैं फेडिंग क्या है। फेडिंग यानी शॉर्ट वेव 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज रिसीविंग में यह फॉल्ट पाया जाता है कि रिसीवर के एरियर से प्राप्त होने वाले आरएफ वोल्टेज और पावर का मान प्रतिक्षण बदलता रहता है, जिसके कारण एएफ यानी ऑडियो का मान भी बदलता रहता है। इस फॉल्ट का कारण है कि शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर के एरियल से चलकर आकाश में जाती है और वहाँ आयन मंडल से परावर्तित होकर रिसीविंग एरियल पर आ जाती है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए एवीसी यानी ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल या एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाइसिंग सर्किट लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही इसके कारण हैं। अगला क्वेश्चन 196, एएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए अधिकतम अनुमत चैनल चौड़ाई है? ऑप्शन ए 10 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 30 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी 50 किलोहर्ट्ज। तो एएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए अनुमानीय अधिकतम बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज है। यदि एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर 1500 किलोहर्ट्ज पर कार्यरत है तो दूसरा सेंटर 1530 किलोहर्ट्ज पर कार्य करेगा। यही बैंडविड्थ एफएम के लिए भी अनुमान्य है, परंतु टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यह बैंडविड्थ 7 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 किलोहर्ट्ज। एएम ब्रॉडकास्टिंग की अधिकतम अनुमान्य चैनल चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन 197, कमर्शियल फ्रिक्वेंसी विचलन डैश है? ऑप्शन ए 75 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 80 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 85 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी 65 किलोहर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी विचलन क्या होता है? एक एफएम मॉड्यूलेट फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी के बीच का अंतर है। कमर्शियल एफएम ब्रॉडकास्टिंग 75 किलोहर्ट्ज से अधिक फ्रिक्वेंसी विचलन यानी डेविएशन का उपयोग करता है और अधिकतम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी लगभग 15 किलोहर्ट्ज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर्शियल फ्रिक्वेंसी विचलन होता है 75 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 198, एक कोडलेस टेलीफोन की अनुमानित रेंज है? ऑप्शन ए 900 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 1000 मीटर, ऑप्शन डी 475 मीटर। तो कोडलेस टेलीफोन क्या होते हैं? कोडलेस टेलीफोन वे हैं जिनमें हैंडसेट पोर्टेबल होता है और कोड द्वारा कनेक्ट होने के बजाय रेडियो वेव द्वारा फ़ोन के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। सीमा रेंज इंस्ट्रूमेंट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर निर्भर करती है। लगभग 90 मीटर से 100 मीटर तक होती है। इसकी रेंज होती है 90 मीटर से 100 मीटर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 मीटर। अगला क्वेश्चन 199, अधिकतम और न्यूनतम मान वाली लाइन का VSWR ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो VSWR क्या होता है? वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। VSWR को हानि रहित यानी लॉसलेस लाइन पर अधिकतम से न्यूनतम वोल्टेज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार VSWR को एक विशेष पॉइंट पर मापा जाता है और वोल्टेज मैक्सिमम और मिनिमम को लाइन की लंबाई के साथ निर्धारित
करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज दे रखी है हमें 120 मिली वोल्ट और अधिकतम दे रखी है 40 मिली वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 SWR डैश के लिए 1 है। ऑप्शन ए ओपन या शॉर्ट सर्किट के लिए, ऑप्शन बी केवल ओपन सर्किट के लिए, ऑप्शन सी केवल शॉर्ट सर्किट के लिए, ऑप्शन डी सीरीज या पैरेलल सर्किट के लिए। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो SWR की फुल फॉर्म होती है स्टैंडिंग वेव रेशियो को अधिकतम रेडियो फ्रिक्वेंसी RF वोल्टेज के अनुपात के रूप में लाइन के साथ मिनिमम RF वोल्टेज के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि लाइन ओपन या शॉर्ट सर्किट है तो SWR हमेशा 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओपन या शॉर्ट सर्किट होने पर SWR का मान 1 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या आप टेलीग्राम पर भी बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन है कैरियर वेव इंफॉर्मेशन कैरी करती है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।